नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज का हमारा खास मुद्दा है मतदाताओं में उदासीनता। जी हां, राजनीति और राजनेताओं के सनसनीखेज समाचारों के बीच एक शांत खतरा उभर रहा है, जो है मतदाताओं में उदासीनता। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, लोकतंत्र की उपेक्षा वर्तमान समय में लगातार की जा रही है, जो शुभ संकेत नहीं है। अगर हम बात करें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उस समय आपातकाल थोपे जाने को अगर कुछ समय के लिए अपवाद मान ले, तो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर आज तक कोई खतरा नहीं आया, जिसकी देश में प्रशंसा होती रही है। और निश्चित तौर पर हमारे देशवासियों को हमारे लोकतंत्र पर गर्व है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से मतदान को लेकर, मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर लोकतंत्र की उपेक्षा की जा रही है, ये शुभ संकेत नहीं है। हम बात कर रहे हैं देश में हुए पहले चरण की मतदान को लेकर, जहां देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुआ, जो काफी कम प्रतिशत रहा। अगर बात करें मत प्रतिशत कम होने की, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राधा वल्लभ शारदा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपका बहुत स्वागत है। श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुभकरण पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। दिलीप भदौरिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्चना शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, मैम, आपका बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार मौजूद है। मनीष, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत राधा वल्लभ जी आप ही से करना चाहूंगी। मतदाताओं में उदासीनता का क्या कारण है? क्यों इस बार मत प्रतिशत कम रहा? आप क्या कारण इसके पीछे देखते हैं? पहली चीज़ तो मैं कहूँगा मतदाता में उदासीनता नहीं है, क्योंकि उसके मन में तय है हमें मत किसको देना है। और ये अभी से नहीं, बहुत समय से चला आता है। चाहे हम कितना ही प्रलोभन दे, कितनी ही सुख सुविधा दे, पता लगे। मैं एक उदाहरण दूंगा ज़रा सा। सविता वाजपेयी जी खड़ी हुई थी सीहोर से, और उस दिन पानी गिर गया। पानी गिर गया तो हम लोग जीप में थे, मतदाताओं से कह रहे थे कि भाई वोट डालने जाओ। तो पानी गिरने में मतदाता को अगर सुविधा मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन उन मतदाताओं ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमको अवसर मिला है पैदल जाने का। तो जो आदमी अपने प्रत्याशी को चाहता है या बदलाव चाहता है, वो मत देने अवश्य जाता है। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं, मेरी एज के हिसाब से। मेरे यहाँ BLO आए और बोले आपको वोट देना है। तो हमने कहा भाई मेरा मतदान केंद्र जो है मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और उतनी दूर में आराम से पैदल जा सकता हूँ, तो मत मैं वहीं जाकर डालूँगा। तो सरकार की तरफ से या यूँ कह दें चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं। अब प्रश्न ये है कि मतदान क्यों कम हुआ? अगर हम ये कहें कि गर्मी है, तो इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? कि जब भी लोकसभा के चुनाव आए हैं, लगभग यही तारीखें रहती है और ऐसा ही मौसम रहता है। अब आज जैसे फोरकास्ट है कि पानी गिरेगा 12 जिलों में, तो कहीं जहाँ मतदान हो गया है वहाँ भी पानी गिर सकता है, जहाँ मतदान होना है वहाँ भी गिर सकता है। तो पानी से या गर्मी से या ठंड से मतदान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मतदान में कंजूसी कौन सा वर्ग करता है, इसके ऊपर नज़र डालना बहुत आवश्यक है। मतदान आम नागरिक जिसको हम कहते हैं, जैसे मजदूर वर्ग का हो गया, या फैक्ट्री में काम करने वाला हो गया, या जिसकी छोटी दुकानें हैं, या जो कहीं काम करता है, वो आदमी मत देने के लिए अवश्य जाएगा। रुकता कौन है? जैसे जिनकी आदत है AC में बैठने की, या कूलर में बैठने की, या लाइन में नहीं लगने की। चाहे वो खाने के लिए अगर कहीं जाएंगे किसी बड़े आदमी के यहाँ, तो 1 घंटे के लिए प्लेट लेके लाइन में खड़े रहेंगे, वहाँ उनको शर्म नहीं आएगी, वहाँ उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन मत देने के लिए जब उनको जाना है और कहीं आधे घंटे के लिए उनको खड़ा रहना पड़ेगा, तो उनको तकलीफ होती है। ऐसे लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, और ये काम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का है। आप और हम सिर्फ TV पर बैठकर, अगर वो आपके देश न्यूज़ को देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगी कि हमको क्या करना चाहिए।
ठीक है राधा वल्लभ जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया जागरूकता को लेकर अभियान चलाने चाहिए, लेकिन ये सच तो है कि मतदान में कमी आई है। मतदाताओं में आपने कहा कि ठीक है मतदाताओं में उदासीनता नहीं है, तो ठीक है श्याम मोहन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजनीतिक उदासीनता अगर मैं इसको कह दूं तो किस और इशारा ये करती, क्योंकि देश की सत्ता किसके हाथों में जानी है? अगर इसी को लेकर हमारे मतदाता जागरूक नहीं होंगे तो फिर कैसे हाथों में हमारे देश की सत्ता जाएगी, कैसे देखेंगे इसको? मेरे बड़े भाई आदरणीय शारदा जी ने और आपने भी इस तरफ इशारा किया था। एक तो ये बात तो सही है कि मतदाता को आगे का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि अब क्या होने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है। आज से 40-50 साल पहले ऐसा लग जाता था कि अमुक आदमी चुन के अमुक पार्टी चुनकर आने वाली है, और फिर मतदाता एक मन में धारणा बना लेता था कि ये तो चुन के आने ही वाला है, हम कुछ करें चाहे नहीं करें, और वो सुस्त हो जाता था। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। आप जिसको चाहते हैं वो जीते, या आप जिसको नहीं चाहते हैं वो आ ही रहा है, आपके रोकने से नहीं रुकेगा, ये वजह हो। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में मताधिकार के प्रति लोगों को सजग होना ही चाहिए। ये आने वाले किसी भी बड़े खतरे का संकेत है अगर जागरूकता नहीं होती तो। इसलिए लोकतंत्र के प्रति सजगता तो मतदाता में होना ही चाहिए। ये ठीक है कि अब दिख रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, पूरे देश में लहर है, लेकिन सोचकर घर बैठ जाने से कभी कभी गड़बड़ होती है। कहीं ना कहीं श्याम मोहन जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की लहर है, कहीं ना कहीं मन में तो सभी ने मान लिया है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बड़ा एक खतरा ये है, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पहले हम कितने उत्साह से इसी पर्व को मनाते थे, लोकतंत्र के पर्व को। आज वो उत्साह देख रहे हैं हम कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ शुभकरण पांडे जी भी मौजूद है। शुभकरण पांडे जी आपके पास मैं आऊंगी। अब इसको मतदाताओं में उदासीनता कह लें या राजनीतिक उदासीनता कह लें, इससे क्या देखते हैं? क्या भाजपा को इससे उदास होने की जरूरत है, या फिर कांग्रेस सहित जो अन्य विपक्षी दल हैं उनको किसी अप्रत्याशित परिणाम की उम्मीद इससे रखनी चाहिए? सर दोनों साइड से, पक्ष विपक्ष, कैसा? जी अभी जैसा अभी आपने कहा, वरिष्ठ दोनों पत्रकारों ने कहा कि उदासीनता, देखिए क्या होता है कि पहले जब जनाधार चुनाव होते थे, संकनाद होता था। आज लोकसभा का चुनाव आप देख रहे हैं, मोहल्ले में पहले पोस्टर लगते थे, होर्डिंग लगती थी, और गली गली में माइक चलता था और लोग स्लोगन लिखते थे, और जन जागरण बड़े जोरों से होता था। अब क्या स्थिति, आज क्या हो, जो आपने कहा कि मतदान कम क्यों हुआ, तो आज क्या हुआ, जागरूक की प्रक्रिया खत्म हो गई। लोगों ने कहा, एक बड़े चैनल में स्टेटमेंट जारी कर दिए, है ना, और वहां से बाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उन्होंने कहा कि साहब फलाने व्यक्ति की फला प्रत्याशी घोषित हो गए, है ना। तो आज इस समय मतदाता की जागरूकता की कमी आई है, और जनमानस तक, जनता तक लोग ना तो पोस्टर पहुंचा रहे हैं और ना पार्टियों का एजेंडा पहुंच रहे हैं, है ना। अभी बड़े भाई साहब कह रहे थे कि मोदी जी आ रहे हैं। अरे भैया, मोदी जी मंचों से कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन किसी आम आदमी के, गरीब में यदि आप जाके नहीं बताएंगे तो उसको क्या मालूम कि मोदी जी आ रहे हैं? आप अपने घरों में बैठे रहोगे और मोदी जी तो 400 पार कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे धोखा होगा। जनमानस का कहीं खेल है, आज कांग्रेस भी कह रही है। तो क्या होता है कि जनता के मत को गिनने का अधिकार मत पत्र के पहले नहीं है। आप अपनी पार्टी का आकलन कर सकते हैं कि साहब मैं इतना संभावना है, इतने हमारे प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं और इतने जीतने की संभावना है, और जब डायरेक्ट आप कह दोगे कि साहब मैं इतना जीत रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बहुत ज्यादा है, और आप जानते हो कि नहीं मतदाता हमको वोट देगा। अभी आप देखिए, आप मध्य प्रदेश में 6 सीटों का चुनाव आप देखिए, सीधी में बहुत कम मत पड़ा। या तो मतदाता प्रत्याशी से नाराज है, या तो वहां के जो योजनाओं की कमी थी, या जनता के पास वो प्रत्याशी वहां पहुंच नहीं रहे। यहाँ सबसे बड़ी रुचिका जी चिंता का विषय ये है कि आखिर मत पत्र कौन, क्यों मतदाता घर से वोट डालने नहीं निकल रहा? या तो निर्वाचन आयोग आज 2 साल से तैयारी करता है, अपील कर रहा है कि वोट डालिए, इसके बाद भी मतदाता वोट नहीं निकलता था। रुचिका जी, मुझे याद है कि जब चुनाव होते थे तो वहां के प्रत्याशियों उनको लिए गाड़ियां लगवाते थे, वहां के लोग निकालते थे कि भैया आज उत्सव है, चलिए। जैसे कहीं भंडारा हो जाए रुचिका जी, तो लोग कहते थे भैया आज फला स्थान में भंडारा है, आज हनुमान जयंती है। लोग घरों से निकल के हनुमान भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते थे। उसी प्रकार से ये भी जनमानस लोकतंत्र का जन आंदोलन है। लोगों घरों से निकल के मत डालना चाहिए, लेकिन लोग क्या है, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी है, कहीं ना कहीं उन नेताओं की कमी है जो आम जनता के पास नहीं जा पा रहे हैं।
इसलिए मतपत्र कम हो रहा है। इसलिए उन नेताओं को, उन पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य दल हो, उन सभी दलों को चेतना चाहिए कि मतदाता हमारा भविष्य है, और यदि मतदाता घर से नहीं निकलेगा तो भविष्य तय नहीं होगा। इस तरीके से 400 पार नहीं होंगे। बिल्कुल शुभकरण जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि मतदाता भविष्य है। क्योंकि आखिर देश की सत्ता किसके हाथों में जानी है? मतदाताओं के ही हाथों में है। मतपत्र में कमी आई है और इसके पीछे का कारण क्या है? दिलीप भदौरिया जी, आपसे जानना चाहूंगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से शुभकरण जी ने बताया, क्या एजेंसियों को लेकर यहाँ पर कोई कमी देखी जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं मतदाता ये मान लेता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उसको ये महसूस होने लगता है कि अगर मतदान हम करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या एजेंसियों की कमी एक बड़ा कारण इसके पीछे है? बिल्कुल, आपका कहना कई हद तक सही भी है कि जो एजेंसियां इस क्षेत्र में काम करती थी, मतदाता जागरूकता का जो एजेंसियां काम करती थी, वो एजेंसियां बिल्कुल काम ही नहीं कर रही हैं। अपनी जगह जो उनकी ड्यूटीज़ रहती हैं, वो ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। और रही दूसरी बात ये है कि मतदाता इसलिए भी बिल्कुल घर में बैठ गया है क्योंकि आज का जो राजनीतिक परिवेश जो है, राजनीतिक माहौल जो बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने बोल दिया इनकी गारंटी, तो मतदाता सोच रहा है जब इनकी गारंटी चल रही है तो मैं वोट नहीं भी डालूंगा तो क्या अंतर पड़ जाएगा। इस बात का बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। अगर मतदाता ऐसे ही शांत रहा और घर में बैठ गया ना, तो ये आने वाले समय के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है ये। क्योंकि जो हम ये महोत्सव ही कहते हैं इसको, चुनाव जो आम चुनाव जो होता है लोकसभा का, इसको महोत्सव की तरह मनाना चाहिए और हर व्यक्ति को जाके अपना मत अधिकार का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आज उल्टा ही देखने में आ रहा है कि मत अधिकार का उपयोग करने के लिए वो मतदाता घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। बिल्कुल लोकसभा क्षेत्र में जैसे सीधी का ही, मेरे पांडे जी ने उदाहरण दिया सीधी का, बहुत कम परसेंटेज हुआ है एमपी में उसका। तो जब लोकसभा क्षेत्र में इतना कम परसेंटेज आएगा आपका, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और उसके पीछे एक कारण और है, जो अभी ये हाल ही में जो घटना घटी है, सूरत के निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी हो गए हैं। तो जब ऐसा माहौल चल रहा है, मतलब आप ये कैसी घटना घटी है कि जो जिसके पास आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, नामांकन फॉर्म जमा कर रहे हैं, वो भी तो चेक करते हैं ना किसने सिग्नेचर कहाँ किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं, वो करवाते हैं सामने खड़े होके। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ आपके सामने। मैं भी एक लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, 99 में लड़ा था। मैं भी अपना नामांकन फॉर्म जमा करने गया था, तो जो सामने जो अधिकारी बैठे रहते हैं वो एक एक पेज को पलट के देखते हैं कि कहीं जानकारी कुछ छूटी तो नहीं है इनकी, सिग्नेचर तक चेक करते हैं वो, ये सिग्नेचर आप ही का है ये भी पूछते हैं। लेकिन और देखिए आप, 9 उम्मीदवार, सबने नाम वापस ले लिए और एक जो प्रमुख विपक्षी दल का जो प्रत्याशी था उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जब राजनीतिक परिवेश में ऐसा माहौल हो गया है तो फिर मतदाता क्या कर सकता है उसमें। बिल्कुल भदौरिया जी, आपने ठीक कहा। अर्चना जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से भदौरिया जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, एजेंसियां क्योंकि जिसके पीछे हम बड़ा कारण एक मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता की भी कोई जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस तरह से पहले हमने देखा, जैसे शुभकरण जी भी अभी बता रहे थे कि पहले के समय में चुनाव प्रचार को लेकर उत्साह एक अलग होता था। जो राजनीतिक दल हैं वो खुद गाड़ियां भेजते थे, मतदाता जाते थे, चुनाव में हिस्सा लेते थे, इस लोकतंत्र के महापर्व में घर से निकलते थे। लेकिन पहले अशिक्षा भी थी, आज साक्षरता भी है, उसके बाद भी कमी है वोटिंग में। मतदाताओं की भी तो कोई जिम्मेदारी है। मतलब पूरा ठीकरा जो है वो हम प्रशासन के ऊपर या सरकार के ऊपर नहीं फोड़ सकते कि जागरूकता की कमी है। मैम, ना तो हम प्रशासन पे फोड़ेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग का रोज, आप भी मीडिया में, मैं भी मीडिया में हूँ, कि 50 विज्ञप्तियाँ आती हैं और गांव-गांव में रंगोलियाँ बना के, लोगों की मेहंदियों पे बना के, मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है, व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो सर ने अभी बताई है कि सूरत का जो लोकतंत्र को, मतलब कहना चाहिए कि क्या है लोकतंत्र, वो सूरत की जनता किसको वोट देगी। एक सर ने जो बात बताई थी उससे आगे की बात मैं बताती हूँ कि वहाँ पे जो नीलेश कलमाड़ी जी हैं, उन्होंने जो है, अभी खबर आ रही है कि 1-2 दिन में या आज ही शाम तक वो बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि आप 9 प्रत्याशियों ने जो फॉर्म भरा था, वो लोग आपने सब मिलके एक रेस्टोरेंट में बैठे के CR पाटिल जी के साथ बात करके पूरा सेट कर दिया। 11 लोग ने लोकतंत्र को मिलके सूरत का एक सीट डिसाइड हो गई है।
अब 400 पार में से 399 रह गया है। अब उसमें जनता का कहाँ है? तो जनता खुद ये सोचने लगी है कि जब मतलब लोकतंत्र का मतलब होता था जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन, यहाँ जनता तो रह ही नहीं गई, यहाँ तो पार्टियां हो गई। और जब से दल बदल हुआ है लोगों में उदासीनता और बढ़ती जा रही है, विपक्ष नहीं रहा, लोगों में उदासीनता बढ़ रही है। लोगों को पता ही है कि निर्णायक भूमिका में क्या होना है, इसलिए क्यों जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लेकिन होता तो क्षेत्रीय चुनाव है ना। लोग अपने क्षेत्रीय नेताओं को वोट देते हैं। जैसे कि गुना में देखा जाए, सिंधिया जी के पक्ष में अगर वोट नहीं किया, यादव को वोट दे दिया, दुश्मनी बढ़ेगी, इसलिए घर में बैठो। जो डिसाइडेड होना है वो तो सबको दिख ही रहा है कि भाई 400 पार हो रहा है, अभी पता नहीं हमारा ये कैंडिडेट भी जाके उनकी गोद में बैठ जाएगा। तो सबसे बड़ा मैम दल बदल है। दूसरा ये है कि लोगों ने जो रेवड़ियाँ बांटी हैं, आज आकलन किया जाए तो दोनों ही पार्टियों में से किसी ने भी आज तक गरीबी क्यों नहीं हुई। आज गरीब वही के वही है। जब मैं किसी गांव के यहाँ से निकलती हूँ तो वही कंडे दिखते हैं, वही झोपड़ियाँ दिखती हैं, वही नंगे पुंगे गरीबों के बच्चे दिखते हैं। विकास कहाँ है? विकास कहीं नहीं दिखता। तो मैम अब जो आप बोल रही शिक्षा है, अवेयरनेस, लोगों को रोजगार चाहिए, मुफ्त चीज़ें नहीं चाहिए। हालांकि आप देते हो तो मुफ्त ले लेते हैं लोग, लेकिन ये है कि अवेयरनेस भी ये सब है, लेकिन लोगों को चाहिए एक टोटल अच्छा विपक्ष और स्वतंत्र लोकतंत्र। ठीक है अर्चना जी, हमारे साथ मनीष जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, आपके पास मैं आना चाहूँगी। जिस तरह से अभी अर्चना जी ने बताया कि ये ध्यान तो रखना होगा कि क्या किसी एक मतदाता का, जो किसी एक राजनीतिक दल का जो मतदाता है वो निष्क्रिय था, या फिर यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है, लगातार हमारे जो तमाम मेहमान बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं मतदाता जो है उसने ये मूड बना लिया है, उनको ये अंदेशा है कि कौन जीतने वाला है, इसलिए घरों से नहीं निकल रहे हैं। रिस्का जी, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारा देश और अलग कंट्री की थोड़ी मैं तुलना कर लूँ एक शब्दों में अपने, कि अलग देशों में चुनाव प्रक्रिया क्या है, भारत में क्या है। पहली बात तो जो शिक्षा की हम बात कर लें कि भारत में आज भी हमारी शिक्षा का स्तर क्या है वो हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़, जो भी SC ST ट्राइबल और जो भी कौमें हैं, जैसे कि मैं मुस्लिम की सीधा नाम लेके बात करना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं से उनमें वोट परसेंट तो कम हुआ है। दूसरी चीज़, जैसे मोदी जी ने अपना नारा दिया है कि नहीं 400 पार, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात तो बैठ गई है 400 पार हो रहा है तो हमारा जाना ना जाना एक कोई मतलब नहीं रखता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है, जो कि EVM की बात निकल के आती है, चाहे वो भ्रम हो चाहे तथ्य हो, लेकिन इस पर एक लंबे समय से बात चल रही है। बात यह है कि अगर हम किसी एक पार्टी को विशेष वोट करते हैं तो कहीं और जाता है, या फिर कहीं EVM की चोरी पकड़ी जाती है, या कहीं और मामला सामने, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा सामने आता है। दूसरी बात क्षेत्रीय अगर हम बात कर लें कि भारत में अभी तक जो 102 सीटों पर चुनाव हुए हैं यहाँ पे, उसमें देखें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश से ही सीटें आई हैं, 73 कुछ आई हैं। लेकिन वहीं नागालैंड की अगर हम बात कर लें तो क्यों नहीं आई है, वहाँ 0% गया हुआ है। क्या वहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं? दूसरी बात, अगर वहीं से थोड़ा सा हट के हम दूर की बात करते हैं तो वहाँ भी ऐसा है कि देखने को मिला है जो ये मुस्लिम वोटर थे उनको कहीं ना कहीं समय की पाबंदी की वजह से या जिसकी वजह से उनको रोका गया है, रीचेक किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन का सीधा मत था कि अगर आपके पास वोटर ID नहीं है तो आप किसी और सेकंड ऑप्शन से आके आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको रोका गया। तो कहीं ना कहीं से ये भी एक वजह बनी है कि उनको टारगेट किया गया है कि आप विशेष समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रोकने का भी काम किया गया है। दूसरी चीज़ कि अभी भी जो ST हैं, जो भी गाँव के ट्राइबल्स हैं, उनमें अभी वो अवेयरनेस नहीं आई है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से अगर हम बात करते हैं कि किसी को हम डाइवर्ट कैसे, मोदी जी अभी गए, उन्होंने कहा कि नहीं, कल इस पर डिबेट हो रही थी कि महिलाओं का सुहाग मतलब उनके मंगलसूत्र लेने हैं, वो करने, उसका कहीं दूर दूर तक मैनिफेस्टो में कोई वास्ता नहीं था। तो देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह की बातें कह रहा है तो कहीं ना कहीं से लोगों को, जनता को ये दिखाई और समझ में दोनों पड़ता है कि एक्चुअल चीज़ें क्या हैं। बिल्कुल उससे और ये चीज़ों से हट के अब रही रेवड़ियाँ की बात, हम कल जैसा मैम ने कहा कि जब जो भी सरकार में आता है, मैनिफेस्टो लेके आता है, वो लंबे लंबे भाषण देता है, सारी चीज़ें करता है। इससे पहले कांग्रेस सरकार भी है, पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार आई उसने बात की रोजगार की, वहाँ कुछ नहीं देखने को मिला। उसके बाद भी वो 2019 में इससे डबल वोटिंग हुई थी, वहाँ भी जो रिजल्ट आया, किसानों का मामला हम दिल्ली में देख ही रहे हैं बैठ के क्या हुआ है। तो ये जो एक वोट प्रतिशत कम होने का कारण है, किसानों से भी है, जो मझला वर्ग है उससे भी है, जो ट्राइबल्स हैं उनसे भी है, और जो कि इलिटरेट है उनसे भी है। तो ये ओवरऑल देखने की कहीं ना कहीं बात निकल के इसका ये सामने आई है कि ये भी वोट प्रतिशत कम होने का एक रीज़न है, खासतौर से EVM को लेकर। बिल्कुल मनीष, इस तरह से आपने बताया कि ओवरऑल चीज़ें अगर हम देखें तो कहीं जागरूकता की कमी, कहीं एजेंसियों की कमी, कहीं ना कहीं मतदाता की खुद की जिम्मेदारी भी है कि वो घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करे। राधा वल्लभ जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मतदाताओं में उदासीनता नहीं है,
पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2014-2019 की अगर हम देखें तो 2014 में जो नारा था वो ये था कि परिवर्तन की लहर चाहिए है, इसीलिए भर के वोट मोदी जी को मिले। 2019 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इसकी क्षमता जो है वो मोदी सरकार में है, इसलिए उनको वोट मिले। लेकिन 2024 की यहाँ अगर आप बात करेंगे तो अब की बार 400 पार। इसको किस तरह से देखें? क्या प्रधानमंत्री मोदी को, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई मान लिया है कि मोदी ही आएंगे, या फिर इसको हम इस तरह से देखें कि इंडी गठबंधन जो है उनके सामने कोई और विकल्प ही नहीं है मोदी के अलावा, इसलिए सबने मान लिया है कि भाई मतदान देने का कोई वो नहीं है, मोदी ही आएंगे क्योंकि कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। हम पहले फेज में जो 102 लोकसभा सीट में चुनाव हुए और उसका परसेंटेज निकालते हैं, वो आता है जाके 60%, ठीक है, सब मिला के, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में 77% हुआ। क्यों हुआ? तो मेरा जो मानना है, और मैंने बंगाल के चुनाव भी देखे हैं, तो वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश वहाँ चल रहा है उसमें लोग ममता से नाराज हैं, और ये जितना जो कुछ हल्ला गुल्ला जो चल रहा है उस वजह से वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसी तरह से आपके बिहार में कम क्यों हुआ? बिहार में भी राजनीतिक दलों में उठापटक है। तो मेरा जो पिछले वर्षों का अनुभव है उसमें मैं खुल के, पहले भी मैंने आज से 4 दिन पहले शायद डिबेट थी, उसमें मैंने कहा था कि बीजेपी के पास पे 35% मतदाता फिक्स हैं, जो न इधर जाते हैं न उधर जाते हैं, और वो गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो, कुछ भी हो, कैसा भी सीजन हो, कैसा भी कुछ हो, वो अपना मतदान का उपयोग करता है। लेकिन इस बार तो उसमें भी कमी आई नहीं है सर। वो अपनी जगह पर फिक्स है, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि बात कर रहे हैं, इस बार उसमें भी कमी आई है। अब हिंदू समर्थक क्या मुस्लिम समर्थक, नहीं, अपन हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, मैं मतदाताओं की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने हर समाज के लोगों से बात की है। जैसे अभी 2 रोज पहले भी मेरी जैसे बात हुई, तो अब बात ऐसी आ गई कि क्षेत्रीय विधायक से नाराज था आदमी। अब लोकसभा में 110 लोगों के जो वर्तमान सांसद थे उनकी टिकट क्यों काटी गई? टिकट काटने के पीछे कारण ये है कि ये लोग या तो दिल्ली में रहते हैं, या फिर भोपाल में, मध्य प्रदेश के हैं तो भोपाल में रहेंगे, या फिर अपने घर से बाहर नहीं निकलते। तो ये जो संगठन की जो पैनी नज़र है कि कौन आदमी कितने काम करता है और कितने नहीं करता है, उसको लेके टिकट काटी गई। तो ये भविष्य में भी ये संभावनाएं हैं 100%। अगर इसके बाद भी हम जिसको, भोपाल का उदाहरण ले लीजिएगा, भोपाल में दिग्विजय सिंह जैसे आदमी खड़े हुए और हार गए, जो कितने साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल, उसके बाद वो हार गए। भोपाल की सीट ऐसा लगता है कि हम जो अगर कहें ना कि हिंदू और मुसलमान की बात करें तो उसमें नहीं बढ़ती है यहाँ भोपाल की लोकसभा सीट। भोपाल की लोकसभा सीट में पिछले, अब जैसे प्रज्ञा भारती, मैं सोचता हूँ मैंने आज तक उनको फेस टू फेस मैं नहीं मिल पाया, नहीं फिर इसलिए उनका टिकट कट गया। उसके पहले अपने वो थे, क्या नाम उनका, देखिए जितने भी वो हुए हैं लोकसभा में, जितने लोग आए हैं लगभग कहीं ना कहीं मुलाकात होती थी। तो टिकट कटने का कारण ये प्रत्याशियों के ऊपर जो भरोसा किया पार्टी ने और उनको खड़ा किया। अब आती गुजरात की बात। गुजरात का माहौल कुछ अलग ही है। जो टोटल जो लोग थे, 2 तो कांग्रेस से खड़े हुए, एक डमी कैंडिडेट और एक कैंडिडेट। अब इनके मतपत्र, इनने जो फॉर्म भरा उसमें गलतियां थी, और उसमें भी ये था कि उनने अपने रिश्तेदारों को विटनेस बनाया। अब वो रिश्तेदार कहाँ हैं कहाँ नहीं है, चुनाव आयोग ने उनको ढूंढा, भाई आ जाओ आप अपनी बात बता दो, लेकिन वो नहीं मिले। अब रह गए एक आदमी, एक विपक्षी, बाकी जो थे, हो सकता है खेल हुआ हो, मैं उससे भी इनकार नहीं कर सकता, बाकी 8 लोग जो थे उनको वो विड्रा हो गए। तो इस तरह से भाजपा का एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, ये नेहरू जी के समय में भी हुआ है, उसके बाद भी हुआ। कम से कम 8 से 10 उदाहरण आपको मिल जाएंगे निर्विरोध निर्वाचित होने का। ये आप गूगल पर सर्च कर ले, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दादा वल्लभ जी, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये था, अब मैं मतदाताओं पर आ रहा हूँ ना, मैं मतदाताओं पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया
तो मतदाताओं को सक्रिय करने के लिए जैसे पार्टी लेवल पर जो काम होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने हर चीज़ पर बंदिश लगा दी कि आप पर्चे छपेंगे नहीं, आप पार्टी करेंगे नहीं, आप कहीं जाएंगे नहीं। अभी जैसे दिग्विजय सिंह पर वो कहाँ कोई कार्यक्रम था, उसमें उनके लड़के वो चले गए तो उन पर केस दर्ज हो गया, साहब चुनाव आयोग की ने अवहेलना की है क्या। तो अब प्रत्याशी भी डरने लगे। अब जैसे आज जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, अगर कहीं कोई प्रत्याशी यहाँ का जो खड़ा हुआ है वो अगर पहुँच जाएगा तो शिकायत कर देंगे कि साहब ये तो वहाँ चले गए थे और चुनाव की बात कर रहे थे, मत वोट मांग रहे थे। तो चुनाव आयोग का जो डंडा है, उस डंडे की वजह से लोगों को जागरूक करने में सारी पार्टियां फेल हो चुकी हैं। और इसीलिए हम अगर बाहर निकल के देखें और व्यक्तिगत किसी से चर्चा करें तो लोग बताएंगे कि नहीं हम वोट डालने जाएंगे। तो मतदाता साइलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नहीं बता रहा है कि हम किसको देंगे और किसको नहीं देंगे। अभी तो आप गणित लगाते रहिए। मतदाता साइलेंट तो है, लेकिन इतना साइलेंट भी नहीं होना मतदाता को कि वो अपने मत का प्रयोग भी ना जागरूकता की कमी है ना, जागरूकता की। ठीक है राधा वल्लभ जी। श्याम मोहन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हालांकि जो सवाल मैंने राधा वल्लभ जी से किया था उसका मैं जवाब आपसे चाहूंगी। मतदान प्रतिशत क्यों कम हुआ, इसके पीछे हम क्या कारण ले सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देखें, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता को भरोसा नहीं रहा, या फिर जनता ने ये मान लिया है कि इंडिया अलायंस जो है, महागठबंधन के विकल्प में जो मोदी है उनके अलावा कोई और चेहरा ही नहीं है? एक तो हम 74 साल के वयोवृद्ध लोकतंत्र हैं, इसमें लगभग 50, 55, 60 साल एक ही विचारधारा के लोगों का, व्यक्ति भले ही बदले हो, एक ही विचारधारा के लोगों का, एक ही परंपरा के लोगों का शासन रहा। अब हमारे यहाँ कहा है सने पंथा सने कंथा सने पर्वत मस्तके। कुछ परंपराएं बहुत मुश्किल से और लंबे समय में जाकर बनती हैं, जैसे पर्वत पर चढ़ना, कपड़े का बुनना जैसे धीरे धीरे होता है, जैसे रास्ते का चलना धीरे धीरे कदम दर कदम होता है, ऐसे ही परंपराएं, लोगों का मन धीरे धीरे बनता है। अब हमारी प्रेरणाएं क्या रही पिछले लंबे समय तक? जाति, पूजा पद्धति, पैसा, शराब, अगर ये हमारी परंपराएं होंगी, ये भले ही बुराइयां हों, भले ही रोग हों, ये बीमारी है, लेकिन अगर हमने ये परंपराएं बना दी तो ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए घातक तो हैं ही, साथ में जब ये उपलब्ध नहीं होगी तो धीरे धीरे से मतदान का प्रतिशत भी प्रभावित होगा, लोग हतोत्साहित होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे जैसे शारदा जी अभी ठीक कह रहे थे कि जब ये उपलब्ध नहीं होगा, लोगों को ये सब ताम झाम और चमक दमक बाजार में दिखाई नहीं देगी, तो लोग हतोत्साहित होते हैं, उससे फिर उनका मन धीरे धीरे हटता है। ये परंपराएं धीरे धीरे अब कम होंगी। होना चाहिए प्रोत्साहन का, जो प्रेरणा के स्रोत है, होना चाहिए राष्ट्रवाद, होना चाहिए हमारे देश की ताकत, होना चाहिए हम विश्व गुरु के सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं, बस एक कदम दूर है, एक छलांग और भरें और हम राष्ट्र को परम वैभव के सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे। हमारी प्रेरणा ये होना चाहिए, हमारी प्रेरणा ये होना चाहिए कि दुश्मन जब भी लड़ने आएगा हम उसका करारा जवाब दे सकते हैं कि नहीं। लोकतंत्र में मतदान का जो हमारी कसौटी है वो यह होना चाहिए। अब लेकिन ये सब धीरे धीरे लोगों के मन में ये कसौटी बनना, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और वो समय लगते लगते धीरे धीरे अब ये क्या करें इसका कि कोई पार्टी टिकट देने में इतनी मजबूर है कि वो अपने प्रत्याशी की ठीक से जांच भी नहीं कर पा रही कि वो उसका है कि नहीं। कुछ प्रत्याशी तय करने के पहले पहले बदल रहे हैं, कुछ प्रत्याशियों को टिकट इसलिए नहीं दिया जा रहा कि मालूम पड़ रहा है वहाँ दिल्ली में कि वो तो दूसरी पार्टी में जाने वाला है। शामिल करने में भी इतनी माहिर हो गई अब तो पार्टी के शामिल करने के बाद, और फिर वही जो नेता अभी महापौर का, क्योंकि विक्रम आगे का जो हम सुन रहे थे, मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टिकट की घोषणा होते होते बदल गए, कुछ लोग टिकट की घोषणा हुई, उनको अब ये डर हो गया कहीं हम नाम घोषित करें और ये बदल जाएगा तो क्या होगा। कुछ लोगों ने फार्म भर दिए और वही नहीं हुआ। आप जहां बता रहे हैं एक जगह, वो नहीं हुआ। खजुराहो में भी वो प्रत्याशी भूलवश ही हुआ हो, लेकिन हुआ तो सही।
लेकिन अब हम अच्छी तरह से जांच भर के, एक पार्टी ऐसी भी है, एक दल ऐसा भी है जो अपने कार्यकर्ता जिसको ट्रेंड करता है, जिसको संस्कारित करता है, जिसको सिखाता है, एक एक कदम रोज, एक एक पाठ रोज पढ़ाता है, और इसके बाद जब वो उस योग्य हो जाता है तो उनमें से छांट के देता है, समझौता नहीं करता। कोई ऐसा भी दल होगा जो ये कहेगा कि भाई हमारे यहाँ आना हो तो आओ, हमारे ये सिद्धांत हैं, हमारी ये कसौटी है, हमारे तौलने की जो तराजू है वो ऐसी है, अगर आपको पसंद हो तो आओ, मिलेगा कुछ नहीं, ये सेवा करने का काम है, इसमें सेवा करिए, आइए। और जब पार्टी को ऐसा लगेगा कि आप भी इस योग्य हैं तो पार्टी आपको पूछेगी। हमारी जब ये कसौटी होगी तो फिर ऐसे धोखे भी कम होंगे और लोगों का प्रेरणा का स्रोत दूसरा होगा। हमने बगीचे में जैसे पौधे बोए हैं वैसे पौधे ही बगीचे में ज्यादा दिखाई देंगे, मैंने उस दिन भी कहा था। अब लोगों को वही आकर्षण देखने की आदत है। अरे भाई दारू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, अरे भाई पैसा वैसा तो अभी तक आया नहीं, क्या करेंगे जाकर, तो फिर लोग वैसा ही ढूंढते हैं। अगर धीरे धीरे ये मन की बात खत्म होगी और होगा कि हमारे यहाँ तो हमारा बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत का स्थान था, वो स्थान बन गया, हमको वोट डालना चाहिए। हमारी गंगा का पानी धीरे धीरे गंदा हो रहा था, उसकी सफाई हो रही है, हमको वोट डालने जाना चाहिए। परंपराओं को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि जो परंपरा पहले से चलती आ रही है, मतदाताओं को उसी की आदत है, हाँ। है ना? और जिस तरह से जागरूकता को लेकर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता को लेकर कमी आई है। अब बदलेगी, धीरे धीरे बदलना चाहिए, अगर प्रयास करेंगे तो बदलेगी, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे इस तरीके के, तो मतदाता कहीं ना कहीं जागरूक होगा और ये जो परंपराएं पहले से चलती आ रही है वो बदलेंगे जरूर। शुभकरम पांडे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से श्याम मोहन जी भी बता रहे हैं, जो आक्रामक चुनाव प्रचार देखने की जनता को आदत है वो इस बार नहीं देखा गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये मान चुकी है कि बीजेपी ही आ रही है, मोदी आ रहे हैं, इसलिए वो आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी दल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात घर कर गई है कि मोदी ही आएंगे, इसलिए वो भी आक्रामक तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने भी ये सोच लिया है कि आक्रामकता दिखाने का कोई फायदा नहीं है, आएंगे तो मोदी ही। देखिए रुचिका जी, एक बात बताया आपको, कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उसने कहा है कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल कहना गलत है कि कांग्रेस अपना हार मान लिया है। कोई भी यदि युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं ना, चाहे हाथी कितना पहलवान ताकतवर है, मैंने माना कि मोदी ताकतवर है, लेकिन विपक्ष को भी कमजोर मत समझे। विपक्ष भी अपनी ताकत से चुनाव लड़ने को तैयार है। ये तो जनमानस का मत पत्र पढ़ने के बाद विजय श्री मुटुक बनेगा, लेकिन वो आक्रामकता तो देखने को नहीं मिली ना सर। लेकिन यदि आप कहें, लड़ो तो सही श्रीवास्तव जी, आप यदि आप कहें कि देखिए एक तरफ कौरव थे, जनादेश था, ताकत थी, पैसा था, जनबल था, एक तरफ 5 पांडव थे, ना तो कोई ताकत थी, ना कोई जन प्रचार था, ना सभा था, लेकिन जीत किसकी हुई? लेकिन उनको आत्मबल विश्वास था पांडवों का कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ क्या हुआ रुचिका जी, 2 चीज है। बीजेपी ने एक दल बना दिया, कांग्रेस तोड़ो बीजेपी लाओ, कांग्रेस तोड़ो और बीजेपी लाओ। तो जब आप एक समूह बना दिया, आपने एक अध्यक्ष बना दिया, घर तोड़ना अभियान चला दिया और फिर कहो कि घर तोड़ करके अब हम अपना घर बना लेंगे। रुचिका जी, किसी का आशियाना तोड़ करके महल बनाना शायद महल नहीं बनता। मैं तो जानता हूं कि राजनीति में शुचिता की राजनीति होना चाहिए। मैंने कहा अटल जी की सरकार थी और बहुमत जयललिता ने अपना मत पत्र खींच लिया, बहुमत खींच लिया, सरकार गिर गई और अटल को कहा कि अपन तो अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे क्या क्या कि फलाना दारू और ये दुनिया भर की, वो सिद्धांतिक नेता थे। उनने कहा यदि लोकसभा में हमारी बहुमत खत्म हो गई है और आज हमारे पास बहुमत नहीं है तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये भी राजनेता थे, ये भी शुचिता की राजनीति करते थे। आज किसी का घर तोड़ करके अपना घर बना करके राजा बनना, ये मैं नैतिक राजनीति नहीं करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मत आज चुनाव का जो लहर है, आप भोपाल का, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राधा वल्लभ शारदा जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग किन किन चीजों में प्रतिबंध लगाया। चुनाव का है, आप पोस्टर करिए, आप साइकिल से चलिए, प्रचार कराइए, जो आपके पास सिस्टम है, जो व्यवस्था है आप करिए, लेकिन आप यदि अपने घर में सम्मल जाके भर दिया कि मैं फला प्रत्याशी का सांसद और घर में बैठकर चुनाव लड़ोगे, लोग आपको मत वोट देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। ऐसे मतदाता ऐसे प्रत्याशियों का बहिष्कार करना चाहिए कि केवल आप वोट डाल करके आप फॉर्म भर दें और आप घर में बैठे। पहले रुचिका जी सिद्धांतिक चुनाव लड़ता था तो लोग ज्वलंत मुद्दे में लड़ते थे, आपके मोहल्ले में क्या कमी है, आपके शहर में क्या कमी है, स्कूल की कमी, पानी की कमी, रोड की कमी, कॉलेज की कमी। आज तो
कोई भी नेता केवल एक बात कहता है, मेरी गारंटी, कांग्रेस कहती है राहुल की गारंटी, भाजपा कहती है मोदी की गारंटी। आखिर रोड कौन बनाएगा? रोड बनाने किसकी गारंटी है? पानी कौन पिलाएगा? इस देश में विकास का मुद्दा कोई नहीं ले रहा, केवल व्यक्तिगत अपनी गारंटी है। तो इसलिए मतदाता की कहीं ना कहीं वोटिंग में रुचि इस बात की कमी है कि लोग मेरे दरवाजे में विकास की बात तो नहीं करते हैं, दुख सुख की बात तो नहीं करते हैं, हमारे आंगन में उत्सव आने की बात नहीं करते, और कहते हैं हम सांसद तो बन गए। सांसद को रुचिका जी क्यों बनाया जाता था? एक सांसद, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, एक सांसद जीत के जाता था तो उस दिल्ली के दरबार में कहता था कि भोपाल में ये कमी है, भोपाल में ये कमी है। मैं कहता हूं, अभी अर्चना जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक कह रही थी, इस देश में नेता का विकास हुआ है, इस देश में नेता की मंजिल बनी है। गरीब जहाँ का है जहाँ तहाँ है, आखिर उस गरीब का विकास क्यों नहीं हुआ? उस नेता का विकास हुआ है। तो सांसद बन के नेता का विकास होता है, इसलिए जनता के प्रति नहीं है, इसलिए जनता भी अब उन नेताओं के प्रति जागरूक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आम लोगों का विकास नहीं हुआ, यहाँ पर नेता का विकास हुआ है। जिस तरह से लगातार हम बात करते आ रहे हैं, भदौरिया जी आपसे लेना चाहूंगे, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा क्योंकि समय अब कम बचा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब हिंदू मुस्लिम पे बात करना सर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम 3 दिनों से देख रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक एक पॉइंट को वो विस्तार से हर अपनी सभा में जो है उस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आ रहे हैं। अगर मतदाताओं की मैं बात करूं तो यहाँ पर हिंदू समर्थक हो या मुस्लिम समर्थक हो, जिनके बात करें हम किसी दूसरे दल को वोट जाते हो या फिर बीजेपी को ही क्यों ना वोट जाते हो, या दोनों ही जगहों पर कमी आई है, हिंदू समर्थकों में भी मुस्लिम समर्थकों में भी। और ये तभी होता है जब ये आश्वस्त हो जाए कि जीत जो है वो तय हो चुकी है। देखिए रुचिका जी, मेरी पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो युवा है, जो पढ़ लिख के बेरोजगार युवा जो जिसको हम कह रहे हैं, वो युवा इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा कि प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान के बारे में क्या बात कर रहे हैं। वो इस बात पे विशेष ध्यान दे रहा है। इस बात को आप उधर भी ले जाइएगा, जो मत प्रतिशत घटा है ना, उस पे भी आ जाएगी ये बात। जो आज का यूथ जो है वो ये देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से हैं, हर बार उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में बेरोजगारी दूर करने का वादा किया, हर बार उन्होंने गरीबी दूर करने का वादा किया, हर बार मतलब स्वास्थ्य को लेके उन्होंने वादा किया, एजुकेशन को लेके उन्होंने वादा किया। ये इन सारे वादों पे फैले। राम मंदिर बन जाने से कोई रोजगार नहीं मिलता, राम मंदिर बन जाने से कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनता, राम मंदिर बन जाने से किसी की एजुकेशन ठीक नहीं होती। इनको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि हम ये एजुकेशन देंगे, हम बनेंगे तब। लेकिन ये सिर्फ एक ही पॉलिसी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम। उसका अंतर अब आगे देखने को मिलेगा भी। ठीक है भदौरिया जी। अर्चना जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से पहले, अगर 10 साल पहले हम जाएं तो लाल कृष्ण आडवाणी ने तब उस समय कहा था कि सख्ती बरतेंगे तभी वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। जिस तरह से अगर हम बाकी देशों में देखें तो कहीं कहीं पर मतदान करना जो है वो अनिवार्य भी है। उस समय पर उन्होंने ये कहा था कि जो मतदान का प्रयोग ना करे उसका मत अधिकार ही छीन लिया जाए। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अगर वो अभी इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो मतदान नहीं कर रहा उसका मत अधिकार छीन लिया जाए? हालांकि ये इसको लेकर एक लंबित प्रतिक्रिया है, लेकिन उस समय पर लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कहा था और उन्होंने बार बार ये कहा था कि मैं पहले कह चुका था, क्योंकि तब भी कुछ कमी देखी गई थी और अब फिर कमी। तो क्या इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखेंगे? मैम, ये बहुत अच्छा लाल कृष्ण आडवाणी जी का था कि करना चाहिए अनिवार्य। और आज के किसी देशों में तो जुर्माना भी लगाया जाता है। नहीं, करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तो कम से कम एक स्वच्छ जो है विपक्ष का निर्माण होगा, क्योंकि जो रूठे हुए हैं वो कहीं तो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से अगर हमारे यहाँ अनिवार्य वोटिंग कर दी जाती है तो अनिवार्य वोटिंग करने से वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं युवा या जो मतलब जैसे कह रहे हैं कि अपना दलित तबका है या मुस्लिम है, हिंदू है या अशिक्षित है, ये सभी वर्ग एक बार तो सोचेगा कि हमें वोट किसको देना है। तो कहीं ना कहीं जो मतदान का इस्तेमाल करेंगे उससे एक स्वतंत्र और स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण होगा। बिल्कुल अर्चना जी, यहाँ पर आपने ठीक कहा कि जिस तरह से मतदान को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, अगर अनिवार्य मतदान को कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है, या फिर लोकतंत्र को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर, तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत इसमें बढ़ेगा। राधा वल्लभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अनिवार्य मतदान हो नहीं सकता संभव किसी भी स्थिति में। मान लीजिए मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मैं कैसे पहुँचूंगा? लेकिन उसके लिए
भी नहीं, बहुत सारे नहीं, बैलेट पेपर है अब ना, ये है बहुत सारे तो कैंपेन भी ये चलाए गए। एक लंबी प्रक्रिया होगी, इन सब वही पर मैंने- विचार करना पड़ेगा। वही कहा, वो मैं इस उनका साल ये- ये संभव है। वो इस साल किया है कि जो बीमार है वो तो घर जाएंगी, इस टीम साल ना किया लेकर है, आएगी, लेकिन जो कहीं वृद्ध ना है कहीं उनके अगर घर इसको जाएगी अनिवार्य कर दिया और जाए लेकर तो आएगी। बहुत ज्यादा फर्क अब जैसे इससे बहुत पड़ेगा। सारे लोग अभी अब ऐसा कर सकते हैं हम कि अगर 3 बार लगातार नहीं किया तो भाई आपकी किया तो नागरिक फैसिलिटीज मताधिकार को रद्द कर कि दिया। आपकी नहीं, आपकी फैसिलिटीज जो आप ले रहे हैं वो कम हो लाभ जाएंगे। दे रहे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा तो आदमी अपने आप पहुंचेगा मत पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मतदान प्रतिशत को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि देश के लोकसभा चुनाव में 2024 में पहले चरण में जो हमने देखा है, देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मत प्रतिशत 7% रहा, जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है, यानी शुभ संकेत नहीं है। देखना होगा कि दूसरे चरण के मतदान में कितना प्रतिशत ये होता है, कितना बढ़ता है, कितनी जागरूकता जो है वो मतदाताओं में आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका पूरा जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की नहीं, मतदाताओं की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की सत्ता किसके हाथों में जानी चाहिए, मतदाता के हाथ में ये है। और मतदाता जो है अगर 100% वोटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं देश जो है वो हमेशा ही एक अच्छे हाथों में रहेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम बीच बहस में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।